Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In our today's discussion, I'm going to continue with the part 3 of the Pakistan Penal Code. मैंने इससे पहले दो वीडियोस पोस्ट की हैं जिसके अंदर सबसे पहले पार्ट 1 जो है वो पीनल कोड के चैप्टर 1 से लेके 15 तक कवर कर रहा है और उसके बाद हमने स्पेसिफिकली चैप्टर 16 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पाकिस्तान पीनल कोड का, बॉडली इंजरीज से रिलेटेड और होमिसाइड से रिलेटेड, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो पोस्ट की हुई है। अगर आपने वो सारी वीडियोस देख ली हैं तो उसके बाद अब हम पार्ट 3 ऑफ दिस पाकिस्तान पीनल कोड की तरफ चलते हैं। ये पार्ट्स मैंने खुद डिवाइड किए हैं बेस्ड ऑन द टाइम ऑफ द वीडियो। तो ये जो पार्ट है इसके अंदर हम चैप्टर 17 से लेके एंड तक, पीनल कोड के एंड तक जाएंगे जहाँ पर अटेम्प्ट्स का जिक्र है। तो इस चैप्टर के अंदर हम बहुत से इंटरेस्टिंग लॉज पढ़ेंगे और ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं और वो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को भी। जो पहला पार्ट है उसमें थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी एंड डिकॉइटी है और दूसरे पार्ट के अंदर फ्रॉड और फॉर्जरी और उस रिलेटेड आपके सेक्शंस हैं। तो लेट्स क्विकली डाइव इनटू द लेक्चर। बाय द वे, अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में जाएं। आपको मैं दोनों पार्ट की लिंक्स भी पोस्ट कर दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, सो मेक श्योर टू वॉच देम एज वेल। लेट्स लुक एट चैप्टर नंबर 17। तो देखें, इस चैप्टर नंबर 17 338 के बाद से स्टार्ट हो रहा है। याद अगर हम करें तो 337 जो है वो बॉडली इंजरीज़ के लिए था, बहुत डिटेल्ड सेक्शन है। और नॉर्मली 337 जो है उसकी जो फर्दर वेराइटीज़ हैं उसके अंदर चार्जेस आते हैं व्हेन इट कम्स टू बॉडली इंजरीज़, वो बेशक सीरियस नेचर की हों या लेस सीरियस नेचर की हों। व्हेन इट कम्स टू 338 तो वो अबॉर्शन से रिलेटेड लॉज थे। उसको भी हमने कवर किया था इसकाते हमल की फॉर्म के अंदर और इसकाते जनीन की फॉर्म के अंदर। अब हम चल रहे हैं 339 पे और ये चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करता है रिस्ट्रेन एंड कन्फाइनमेंट से रिलेटेड लॉज को। कन्फाइनमेंट क्या होता है, रिस्ट्रेंट क्या होता है, ये स्टैचू हमें बड़ा एक्सप्लेन कर रहा है डिटेल के अंदर। सबसे पहले 339 को देखें, इट टॉक्स अबाउट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। Restraint simply means preventing or obstructing someone to go to a certain direction. So for example, अगर मैं आपका आगे कहीं आगे रास्ता रोक लेता हूँ, मैंने आपको रिस्ट्रेन कर दिया, मैंने आपको रोक दिया कि आप एक डायरेक्शन में जिसमें आप जा रहे थे आप ना जाए। इसकी जो पनिशमेंट है वो 341 में दी गई है। यानी 340 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का जिक्र है, तो 339 में रिस्ट्रेंट है, 340 में कन्फाइनमेंट है और 341 में अगर आपने किसी को रिस्ट्रेन किया यानी आपने रोका, रुकावट बने, ऑब्स्ट्रक्ट किया कि तुम फलां डायरेक्शन में नहीं जा सकते, मैं सामने खड़ा हो गया हूँ, सही, दैट इज कॉल्ड रिस्ट्रेनिंग समवन। अब हमें समझना है बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन रिस्ट्रेनिंग समवन एंड कन्फाइनिंग समवन। रिस्ट्रेनिंग क्या था, आपने किसी का रास्ता रोका है, ऑब्स्ट्रक्ट किया है कि आप एक सर्टन डायरेक्शन में नहीं जा सकते, सज़ा कितनी हो सकती है, 1 महीने तक हो सकती है। ये सिंपल रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की बात हो रही है अभी यहाँ पे। एग्रीवेटेड आगे बहुत से सेक्शंस मौजूद हैं। अब आगे चलते हैं। when we talk about on the other hand, when we talk about wrongful confinement, that is defined under section 340, that is preventing someone to go beyond a certain point. So यानी आपने एक बंदे को एक जगह पर बंद कर दिया था। अगर आप इसी सेक्शन की रिस्ट्रिक्शंस देखते हैं तो आपको वो बताता है कि अगर आप किसी को बिल्डिंग के अंदर बंद कर दें, किसी को कमरे के अंदर लॉक कर दें, अलमारी के अंदर बंद कर दें, दैट इज़ कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट लाजमी नहीं है कि आप किसी को लॉक करके ही कर सकते हैं। अगर आपने आर्म्ड गार्ड्स बाहर उसके घर के प्लेस कर दिए और उसको आप घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो वो भी एक कन्फाइनमेंट के ज़ुमरे में आती है बात। पनिशमेंट क्या है जी, सेक्शन 342 है जो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट बताता है। इट कैन बी अप टू 1 ईयर। रिस्ट्रेंट से थोड़ा सा सीरियस है मामला, और कन्फाइन जब आप किसी को कर रहे हो तो 1 साल तक आपको सज़ा हो सकती है। अब फर्दर 2 सेक्शंस हैं इसी से रिलेटेड जिनको हम देख लेते हैं। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज़, यानी अगर आपने किसी को बंद कर दिया 3 या उससे ज़्यादा दिनों के लिए तो उस सूरत में 2 साल तक सज़ा हो सकती है, यानी सीरियस होता जा रहा है मामला। इसी तरह अगर आप 344 को देखें तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज़, यानी अगर आपने 5 दिन के लिए बंद किया था तो आपको कितनी सज़ा मिलेगी, 2 साल। लेकिन अगर आपने 10 दिन से ज़्यादा बंद कर दिया है तो उसके लिए सज़ा उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया, दैट इज़ अप टू 3 years of imprisonment. While 345 to 348 further deals with specific situations फॉर द रीज़न ऑफ कन्फाइनमेंट, या अगर आपने कन्फाइन किसी को किया तो वो ज़्यादा एग्रीवेटेड सिचुएशंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं सेक्शंस, उनको भी एक नज़र देख लीजिएगा। आई होप कि आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा, रिस्ट्रेनिंग समवन वर्सेस कन्फाइनिंग समवन। अब इसी से आगे अगर हम चले जाते हैं, चैप्टर 17 के अंदर जो पार्ट आता है वो असॉल्ट एंड फोर्स का भी पार्ट आता है, राइट।
असॉल्ट और फोर्स। अब पहले तो हमारे जहन में ये आता है कि असॉल्ट का क्या मतलब है, किसी को मारना मतलब है, क्योंकि एक तो फिजिकल असॉल्ट होती है। नो, इन आर पीनल कोड बिकॉज इंजरीज जो हैं, बॉडली इंजरीज जो हैं, हर्ट्स जो हैं, वो सेक्शन आपका 337 के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन है, और हर्ट की टाइप्स उन्होंने वहाँ बताई हुई हैं 333, 334, 332 में हर्ट को सारा डिस्कस कर रहे हैं। बट यहाँ पर असॉल्ट और फोर्स के डिफरेंट मीनिंग्स हैं, चलो पहले वो समझ लेते हैं। सेक्शन 349 एंड 50 डील्स विद फोर्स। फोर्स क्या है? जोर, ज़बरदस्ती। अब फोर्स अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान पीनल कोड मीन्स कॉजिंग मोशन टू समथिंग। आपने किसी को फोर्स किया, आपने धक्का दे के किसी को मूव कराया, गाड़ी को मूव कराया, आपने किसी वेसल को मूव कराया, किसी जानवर को मूव कराया। इट कुड बी पुशिंग अ बोट सच दैट it is pushed downstream, or scaring a horse on which a person was riding. So that is the simple meaning of applying criminal force. While section 351 deals with and explains the idea of assault. Assault means gesture to induce criminal force. यानी फॉर एग्जाम्पल मैंने हाथ का इशारा किया कि मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, उन दैट सिचुएशन दैट इज़ अ जेस्चर दैट शोज़ कि मैं तुम्हारी तरफ फोर्स इस्तेमाल करने लगा हूँ, मैं तुम्हें धिक्का देने लगा हूँ, या किसी भी तरह से जेस्चर बना के मैं जब ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं क्रिमिनल फोर्स को यूज़ करना चाह रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एन असॉल्ट। अब असॉल्ट के अंदर हम लोग इंड्यूसमेंट ऑफ एक्शंस की बेसिस के ऊपर बात को कवर कर रहे हैं, लेकिन स्टैट्यूट कहता है, पीनल कोड कहता है कि मेयर वर्ड डू नॉट अमाउंट टू असॉल्ट। फॉर एग्जांपल, मेक अ जेस्चर विद द फिस्ट टू स्लैप समवन इज एन असॉल्ट। The punishment for assault is laid down in section 352, which says that for an assault or criminal force other than on grave provocation, the sentence can be up to 3 months, or it could be leading to a fine as well. So minor offense है, summary offense है, 3 month तक कैद हो सकती है। उसी तरह अगर assault or criminal force to a woman with intent to outrage her modesty, ये एक स्पेशल प्रोविज़न है कि अगर आप किसी औरत की तज़लील करते हैं उसकी मॉडेस्टी के ऊपर वग़ैरह वग़ैरह, तो उस सूरत में अगर आप उसको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, फ़ोर्स यूज़ करते हैं उसके ख़िलाफ़, तो उस सूरत में आपको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। अब ये जो अगला सेक्शन है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है, और ये रीसेंट अमेंडमेंट्स में आया हुआ है, विच इज़ सेक्शन 354A। ये क्या है? ये बेसिकली बात करता है जहाँ पर आप किसी को असॉल्ट करते हैं और यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स करते हैं, और उसमें किसी खातून को बरहना करके उसको पब्लिक में लेके जाते हैं। सो उस सूरत में बहुत ही हेनियस और सीरियस ऑफेंस है, और इसकी सज़ाए मौत है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। सो 354A, आप देखेंगे पिछले वाले असॉल्ट और जो आपका क्रिमिनल फोर्स है वो बड़े समरी से माइनर से ऑफेंसेस हैं, बट यही चीज़ अगर देखें ना, किसी की आप पूरी प्राइवेसी ख़त्म कर रहे हैं, और इसी वजह से इस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए लॉ ने इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट सेंक्शन प्रोवाइड की है। सो 354A ज़हन में रखिएगा, बहुत स्ट्रिक्ट पर्चा है ये। अच्छा जी, उसके आगे अगर हम चलते हैं तो हमारे पास किडनैपिंग और अबडक्शन का लॉ आ जाता है। अब किडनैपिंग और अबडक्शन में थोड़ा सा फ़र्क है। अब इसमें भी मैंने वो प्रोविज़न ज़्यादा सामने रखी हैं जो कॉमनली अप्लाई हो रही हैं। कुछ ऐसी प्रोविज़न्स होती हैं जो आपको कॉमनली अप्लाई होती नज़र नहीं आती हैं आपकी डेली लाइफ के अंदर, तो मैंने उनको थोड़ा सा साइड पे रखा है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि किडनैपिंग का क्या मतलब है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 359, किडनैपिंग दो तरह की है, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक वालदा को गार्डियनशिप मिली है और उसका बाप जाके बच्चे को किडनैप कर आता है, जो कि अब सेपरेटेड है, तो उस सूरत में क्या है, यानी बाप इस वक्त लॉफुल गार्डियन नहीं है। कोर्ट ने गार्डियनशिप किसको अवॉर्ड की हुई है? औरत को की हुई है, तो वहाँ पर उसने किडनैप किया है बच्चे को। इसी तरह पाकिस्तान से जब आप बाहर बंदे को लेकर जाते हो तो दैट इज़ किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। सेक्शन 360 टॉक्स अबाउट दैट, और 361 टॉक्स अबाउट फ्रॉम द गार्डियनशिप। पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग कैन बी अप टू 7 ईयर्स, 363 है। वेयर एज अबडक्शन बड़ी डिफरेंट चीज़ है। देखें, किडनैपिंग क्या था, दो तरह की हो सकती है। एक, अपने गार्डियन से आपको अलहदा करना, किसी बच्चे को उठा के ले गए आप साइड पे, दैट इज़ किडनैपिंग। और दूसरा क्या है, अबडक्शन। अबडक्शन अब हर एक के लिए, बड़े बंदे को भी आप कर सकते हो, किसी को भी अबडक्ट कर सकते हो। सो अबडक्शन जो है वो 362 में एक्सप्लेन्ड है, और वो कहता है हु एवर बाय फोर्स
compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person. So अगर आप किसी को झांसा दिला के भी किसी जगह पर लेके जाते हो ना कि यार वहाँ पर कोई चीज़ मैं आपको जो है लेट्स से आप कोई चीज़ ख़रीदने जाते हो तो अगला कहता है नहीं यार मैं तुम्हें एटीएम में ले जाता हूँ और एटीएम से मैं पैसे निकालता हूँ और आप उसके साथ चले जाते हो, तो आपने क्या किया, आपने डिसीटफुल मैनर में उसको इंड्यूस किया टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और आपका मकसद क्या था कि उसको आपने एबडक्ट करके लेके जाना था. सो एबडक्शन जो है वो बहुत ही सीरियस नेचर का क्राइम है. अब इसी में किडनैपिंग और अबडक्टिंग फॉर द एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी, इसको हम कहते हैं अगवा बराए तावान, अगवा बराए तावान. और ये सबसे कॉमनली आपको नज़र आता है आपकी एप्लीकेशन के अंदर. अगर किसी बच्चे को, बड़े को, बंदे को, किसी को भी, खातून को इस मकसद के लिए अबडक्ट किया गया है कि उसके जो बाकी फैमिली मेम्बर्स होंगे उनको थ्रेटन किया जाए, उनको उनसे प्रॉपर्टी की डिमांड की जाए, वैल्यूएबल्स की डिमांड की जाए, तो उस सूरत में उसको अगवा बराए तावान कहते हैं. सेक्शन 365A सीरियस ऑफेंस है. वो कहता है किडनैपिंग और अबडक्टिंग फॉर एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक्सेट्रा. हुएवर किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन, यानी किडनैपिंग भी कर सकता है, यानी गार्डियनशिप से भी ले सकता है, पाकिस्तान से भी बाहर लेके जा सकता है, या फिर किसी को अबडक्ट कर सकता है जैसे मैंने 362 में बताया, फॉर अ पर्पज ऑफ एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम पर्सन किडनैप्ड और अबडक्टेड और एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन किडनैप. यानी आप उस बंदे से भी मांग सकते हो या जिसके उसमें जो कि उसके इंटरेस्टेड लोग हैं यानी उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उससे भी मांग सकते हो. एनी प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल और वैल्यूएबल सिक्योरिटी टू कंपेल एनी पर्सन टू कंप्लाई विद other demand whether in cash or otherwise for obtaining release of the person kidnapped or abducted shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to forfeiture of the प्रॉपर्टी. तो आपके पनिशमेंट के चैप्टर 3 के अंदर एक देखी थी पनिशमेंट जहाँ पे फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी का जिक्र नज़र आया था. तो आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि उस बंदे की, यानी जो परपिट्रेटर है, जो डिफेंडेंट है, जिसने ये काम किया है, जिसने अगवा बराए तावान की है, उसकी प्रॉपर्टी को फॉरफीट किया जा सकता है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, हत्या के सजाए मौत भी हो सकती है. तो बड़ा सीरियस ऑफेंस है 365A का. ऑफ कोर्स इसके साथ 363, 64, 65 और इसकी आगे फर्दर वेराइटीज़ हैं. खातून को अगवा करना शादी के मकसद के लिए, या उसको किसी और इलीगल एक्ट के अंदर इंगेज करवाना, प्रोस्टिट्यूशन में पुश करना, चाइल्ड लेबर वगैरह कराना, उससे रिलेटेड आपके आगे फर्दर सेक्शंस हैं. तो आपके 365 से लेके 372, 73 तक यही सेक्शंस चले जा रहे हैं. इनको ज़रा एक तो नज़र देख लीजिएगा व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द पीनल कोड. नाउ आगे हम चलते हैं. अब जो अगला हमारा ऑफेंस है वो बहुत ही सीरियस नेचर का है और इसके अंदर दो तरह के ऑफेंसेस आ जाते हैं. इसमें रेप भी आ जाता है और इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस बाकी नेचर के भी आ जाते हैं. इस पार्ट के अंदर 375 मेजर आपका सेक्शन है जो कि रेप को डिफाइन करता है. हम ज़रा डेफिनेशन देख लेते हैं. पनिशमेंट ऑफ रेप इज़ लेड डाउन इन 376. इसके अंदर नई अमेंडमेंट्स भी आई हैं जिसमें गैंग रेप का 376(2) के अंदर गैंग रेप का भी जिक्र आ जाता है. और इसके अलावा 376B गालिबन है जिसके अंदर आपका आइडेंटिटी से रिलेटेड बात हुई है. सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रेप क्या है. अ मैन इज सेड टू कमिट रेप हु हैज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन अंडर circumstances falling under any of the following descriptions: against her will, without her consent, with her consent when the consent has been obtained by putting fear of death or hurt, with her consent when the man knows that she is not married to her and the consent is given because she believes that the man is another person to whom she is to believe herself to be married, or with or without her consent when she is under 16 years of age. तो सबसे पहले हम कंसेंट के मामले को देखते हैं. देखें, अगर एक औरत अगेंस्ट हर विल आप उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में, इंटरकोर्स में इंगेज करते हो, दैट इज़ रेप. अगर उसकी कंसेंट नहीं है शामिल, दैट इज़ रेप. अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि प्रायर टू द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन राइट्स एक्ट 2006, दिस सेक्शन was repealed and replaced by हदूद ऑर्डिनेंस, और जिसके अंदर जिना का जो ऑर्डिनेंस था पर्टिकुलरली उसने एक ऑफेंस इंट्रोड्यूस किया था, जिना बिल जबर. उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से एविडेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी, उसकी वजह से मिसकैरेजेस ऑफ जस्टिस बहुत ज़्यादा हो रहे थे. अल्टीमेटली 2006 में ये लॉ रिवाइव किया गया और रेप को एज अ स्टैट्यूटरी ऑफेंस इंक्लूड किया गया 375 के अंदर, अगेन पीनल कोड के अंदर. सो
उसमें शुरू में तो आपकी सेंटेंसेस बड़ी मिनिमम सी थी, और जिस तरह से आप देख रहे हो कि स्टैचूट को बड़ा सिंपल फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि अगर एक खातून की सेक्सुअल एक्टिविटी की कंसेंट नहीं देती, उसके विल के ख़िलाफ़ वो काम होता है, तो दैट इज़ रेप। द स्टैचू इज़ साइलेंट दैट हाउ विल कंसेंट बी डिटर्मिन्ड। यहाँ पर इंग्लिश लॉ से आप कंपैरिजन कर सकते हो। इंग्लिश लॉ में जो आप देखते हैं कि सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए कंसेंट के रिलेटेड एक पर्टिकुलर सेक्शंस डेवलप किए गए हैं जहाँ पर प्रिजम्पशन इंट्रोड्यूस की गई हैं। यहाँ पर हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, सो हम अपना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करके ही कंसेंट को डिटर्मिन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे विद रिगार्ड्स टू द हिस्ट्री ऑफ द विक्टिम, विद रिगार्ड्स टू द टाइमिंग एंड एवरीथिंग। तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल किस्म का ये हमेशा ये डिबेट में ही सेक्शन रहा है। अगर हम इसकी पनिशमेंट की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली कुछ ऐसे केसेस हुए हैं जिसके बाद से एक पब्लिक एक आप कह लें कि सेंटिमेंट डेवलप हुआ कि इसको ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया जाए, और जिसकी वजह से रेप के ऊपर डेथ पेनल्टी को भी इम्पोज किया गया है। सो अगर आप स्टैचूट को देखें, whoever commits rape shall be punished with death or imprisonment either with a description for a term which shall not be less than 10 years more than 25 years and shall be liable to fine. Whoever commits an offence punishable under subsection 1, 2, 3 and subsection 377, not subsection, actually section 377 and 377b in course of such commission causes any hurt punishable. So ये आगे उसकी फर्दर टाइप्स को डिटेल कर रहा है कि अच्छा कैसे उसमें किया जाएगा, और अगर उसमें दो या दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो 376(2) कैसे अप्लाई होगा। सो ये उसके ऊपर गैंग रेप का जिक्र हो रहा है 376(2) में। सो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिए। रेप 375, रेप इज़ सेक्शुअल इंटरकोर्स विद वुमेन विदाउट हर कंसेंट, एज सिंपल एज दैट। पनिशमेंट 376, क्या पनिशमेंट है? डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। गैंग रेप है क्लियरली डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सही, अब आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड दो फर्दर और बातें आ जाती हैं। सबसे पहले एक ये मैंने आपको बता दिया था 376A है, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। तो इसको भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रोका हुआ है और क्रिमिनलाइज किया हुआ है कि अगर कोई शख्स जानबूझ के पर्पसिवली किसी की आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज करता है विक्टिम ऑफ रेप की, तो वो भी एक सीरियस ऑफेंस है। अब इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है जो कि अगर हम अपने नेबरिंग कंट्री की बात करें तो इंडिया ने की सुप्रीम कोर्ट ने इसको अल्ट्रा वायरस किया है लेटली, लेकिन ये सेक्शन पाकिस्तान में बड़ा राइट डायरेक्शन पे जाता जा रहा है, ऑल्दो कि इसमें सॉडमी वगैरह सारा कुछ इसमें शामिल है। लेकिन जिस तरफ ये जा रहा है, कराची की एक कोर्ट है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, एक्चुअली सेशंस कोर्ट है, जिसने इस सेक्शन को इंटरप्रिटेशन देते हुए मैरिटल रेप को रिकग्नाइज किया है 377 के बेसिस के ऊपर। सो दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट डूइंग एन अननेचुरल ऑफेंस। सो इसके अंदर होमोसेक्सुअलिटी भी आ जाती है, जुफूलिया वगैरह भी आ जाता है। सो सारी चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। आप एक दफ़ा इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा। 377A, दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट सेक्सुअल एब्यूज़। नाउ हमने पहले रेप डिस्कस किया है जिसके अंदर पेनिट्रेशन रिक्वायर्ड है, वेयर एज सेक्शुअल अब्यूज़ इज़ एनी अदर थिंग जो कि जिसमें पेनिट्रेशन नहीं है लेकिन वो सेक्शुअल नेचर में है। अब क्या 377 उसकी बात करता है? वो कहते हैं whoever employs, uses, forces, persuades, induces, incites or coerces any person to engage in or assist any other person to engage in fondling, stalking, caressing, exhibitionism, voyeurism, or obscene or sexually explicit conduct or simulation of such conduct either independently or in conjunction with the other acts with or without consent where age of a person is less than 18 is said to commit the offense of sexual abuse. So अगर एक आप माइनर के साथ ये काम करते हैं, यानी आप उसको इंड्यूस करते हैं, फ़ोन के ऊपर आपने कुछ सर्टन एक्ट्स करवाने की कोशिश की, तो दैट विल क्वालिफाई एज सेक्शुअल अब्यूज़। सीरियस पनिशमेंट है 377B, 7 साल तक कैद हो सकती है। सो एनी पर्सन लेस देन 18 जो माइनर है, वो उससे अगर किसी ने ये काम किए, खुद फिजिकली किए तो भी सेक्शुअल अब्यूज़ है, और अगर करवाए भी तो तब भी सेक्शुअल अब्यूज़ है। यानी किए विक्टिम ने खुद है, लेकिन क्योंकि आपने उसको इंड्यूस किया था, कोर्स किया था, इंसाइट किया था, या आपने फोर्स इस्तेमाल की थी, तो उस सूरत में आपके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज़ का ऑफेंस आ जाएगा 377A। ये भी एक लेटर अमेंडमेंट में था, शुरू में हिस्टोरिकली पीनल कोड के अंदर नहीं था, ये अमेंडमेंट के अंदर सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया। अब हम चलते हैं
प्रॉपर्टी ऑफेंसेस की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफेंसेस भी आपके पीनल कोड का एक मेजर कंपोनेंट है और डेली बेसिस पे ये सेक्शंस भी अप्लाई होते हैं और यूज़ में आपको नज़र आते हैं। जब भी आप एफआईआर रीड कर रहे होंगे, चोरी की एफआईआर के अंदर आपको 379 नज़र आएगा, एक्सटॉर्शन 383 है और पनिशमेंट 384 है, रॉबरी 392 है और फिर इसी तरह डिकॉइटी 395 है। सो लेट्स टॉक अबाउट द 4 ऑफ दीज प्रॉपर्टी ऑफेंसेस। प्रॉपर्टी ऑफेंसेस को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला पार्ट ये जो आपका बंच बन रहा है, देखिए हमने क्या पढ़ा, रेप पढ़ लिया 375, 376, अननेचुरल ऑफेंसेस 377 और फ़ौरन से 377 के बाद सेक्सुअल अब्यूज़ के बाद हमारे पास क्या आ रहा है, थेफ्ट, चोरी करना। सो अब चोरी करना क्या है, डेफिनेशन 378 में हम डेफिनेशन देखते हैं, एक्सटॉर्शन। आप इसको भत्ता लेना भी कह सकते हो या किसी तरह से किसी से कोई प्रॉपर्टी लेना, फोर्सफुली लेना, राइट, एक्सटॉर्ट करवाना, उससे उसकी मर्जी के खिलाफ वो चीज़ ले लेना। सो एक्सटॉर्ट करना, नाजायज़ तरीके से उससे कोई चीज़ लेना। रॉबरी, अब रॉबरी क्या चीज़ है, लाइक रॉबरी में आप जब देखोगे 390 का सेक्शन कहता है कि कोई भी रॉबरी या तो थेफ्ट हो सकती है या वो एक्सटॉर्शन हो सकती है, लेकिन अगर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में फोर्स का इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाती है। और इसी तरह डिकॉइटी क्या है, डिकॉइटी कहता है कि अगर, इसको हम उर्दू में डकैती भी बोलते हैं, डिकॉइटी क्या है, जहाँ पर रॉबरी कमिट करते वक्त अगर रॉबर्स जो हैं वो 5 से ज़्यादा हो जाएं तो वो डिकॉइटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसकी फिर एक सीरियस इम्प्लीकेशन आती है, 395 आता है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। लेट्स क्विकली लुक एट द डेफिनेशन ऑफ ईच वन ऑफ देम और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। सो अभी हम डेफिनेशंस देख रहे हैं, पनिशमेंट्स नहीं देख रहे। सबसे पहले थेफ्ट की बात करते हैं। पहला ऑफेंस है 378 में, हुएवर इंटेंडिंग टू टेक डिसऑनेस्टली, यानी कोई भी शख्स बदनीयती की बुनियाद पर कोई प्रॉपर्टी लेता है, वो बेशक मूवेबल प्रॉपर्टी हो या any movable property out of the possession of any person without that person's consent, moves that property in order to take such, is said to commit theft। तो अगर आपने किसी भी शख्स की बदनीयती की बुनियाद पर चोरी छुपे कोई चीज़ उसकी पोजेशन से उसकी कंसेंट के बगैर आपने ली और उसको मूव करने की कोशिश की, अब यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है कि आपने इस्तेमाल की या आपने बेची, नहीं, वो कहता है कि अगर आपने किसी भी शख्स की कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी बगैर इजाज़त के मूव करवाई तो वो चोरी है, आपने उसको उसकी इजाज़त के बगैर मूव करवाया। अब आगे चलते हैं, एक्सटॉर्शन 383 क्या कहता है, whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। सर अगर आप किसी से चेक भी ले लेते हैं फोर्सफुली तो दैट इज ऑल्सो एक्सटॉर्शन। आप उसकी प्रॉपर्टी ले लें, मूवेबल प्रॉपर्टी ले लें, वो एक्सटॉर्शन के ज़ुमरे में आ जाती है। सो आप कोई भी तरह से फियर इंड्यूस करके उसको इंजरी कॉज करने के लिए, जब आप उसको ये जानबूझ के ऐसा खौफ तारी करते हैं कि मैं तुम्हें मारूंगा अगर तुम मुझे फ़लाँ चीज़ नहीं दोगे अपनी, तो वो है एक्सटॉर्शन। वो चोरी नहीं है बिकॉज आप पर्पसिवली फोर्सफुली उससे जाके चीज़ ले रहे हो, डिस्क्रीटली नहीं ले रहे। चोरी में क्या था, डिस्क्रीटली एक चीज़ उठाई और आप गायब हो गए। एक्सटॉर्शन क्या है, आप फोर्स कर रहे हो अगले को कि नहीं ये तुम मुझे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ ये करूँगा। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटॉर्शन। अब आ जाती है अगली बारी, अगर एक्सटॉर्शन या थेफ्ट में फोर्स इस्तेमाल हो जाए तो वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाती है। रॉबरी जो है वो 390 के अंदर डिफाइंड है। क्या कहते हैं, वो कहता है कि रॉबरी क्या है, इन ऑल रॉबरी देयर इज ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन। मैंने आपको पहले बता दिया कि या तो उसमें थेफ्ट होगी या उसमें एक्सटॉर्शन होगी। अच्छा, अब वो कहता है कि रॉबरी कब थेफ्ट होगी, कहता है when theft is robbery if in order to committing the theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by theft the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt
और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। सो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो कि आपको हाईलाइटेड बोल्ड यहाँ पर नज़र आ रही हैं। सो उसमें कहा गया कि अगर कोई बंदा चोरी करते वक्त जानबूझ के किसी और शख्स को ऐसा डराए कि वो उसको कोशिश करे डराने की, जिसमें वो उसको डेथ के फियर में डाले, हर्ट के फियर में डाले, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के फियर में डाले, या उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के फियर में डाले, यानी उसको रोके, रुकावट बने, तो उस सूरत में वही थेफ्ट जो है वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह एक्सटॉर्शन कब रॉबरी में कन्वर्ट होती है? Extortion is robbery if the offender at the time of committing the extortion is in the presence of the person put the fear. अच्छा, एक्सटॉर्शन क्या थी? सिंपल एक्सटॉर्शन क्या थी कि आपने एक चिट भेजी और आपने कहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा वरना तुम मेरे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफ़र करो। दिस इज़ एक्सटॉर्शन, राइट? आपने क्या किया? फियर ऑफ इंजरी टू दैट पर्सन और एनी अदर पर्सन को आपने कोशिश की, आपने चिट भिजवा दी। ये बड़ा कॉमन एक ट्रेंड था सर्टेन सिटीज़ के अंदर कि जी किसी को चिट भिजवा दी किसी दुकानदार को कि अगर तुम इतने पैसे नहीं दोगे हमें तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे। वो एक्सटॉर्शन है। अब रॉबरी क्या है कि आप आए और उस शख्स की प्रेजेंस में आपने फियर पुट किया। किस चीज़ का किया? फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट wrongful restraint to that person or any other some other person. By so putting the fear induces a person to so put fear then and there is to deliver the thing extorted. और कहा अगर तुम मुझे नहीं देते तो मैं तुम्हें या तुम्हारे किसी जानने वाले को ये नुकसान पहुंचाऊंगा, तो उसको हम कहेंगे कि अब वो थेफ्ट नहीं रही, अब वो एक्सटॉर्शन नहीं रही, अब वो रॉबरी में कन्वर्ट हो गई है, बिकॉज आपने इन प्रेजेंस। सो यानी अगर आप किसी की दुकान पे आओ, आप पिस्टल उसके सर पर पॉइंट करो और आप कहो कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, या मैं तुम्हारे बेटे को जो कि दुकान पे बैठा हुआ है उसको गोली मार दूंगा, और आप कहो कि सारे पैसे जो है वो आप मुझे दो जो कि कैश काउंटर में पड़े हुए थे, देन इट इज़ नॉट जस्ट थेफ्ट, इट्स नॉट एक्सटॉर्शन, इट इज़ रॉबरी बेस्ड ऑन एक्सटॉर्शन। अब इसी से आगे हमारे पास डिकॉइटी का लॉ आ जाता है। डिकॉइटी क्या है? व्हेन 5 और मोर पीपल कंजॉइंटली कमिट्स और अटेम्प्ट्स टू कमिट रॉबरी और वेयर द होल नंबर ऑफ द पर्सन कंजॉइंटली कमिटिंग और अटेम्प्टिंग टू कमिट अ रॉबरी एंड एनी पर्सन प्रेजेंट एडिंग सच कमीशन और अटेम्प्ट अमाउंट टू गिव मोर एवरी पर्सन सो कमिटिंग अटेम्प्टिंग टू एडिंग इज सेट टू कमिट डिकॉइटी। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक गेटवे कार में हैं जिसमें दो बंदे सवार थे, पीछे से दो बंदे उतरे और उन्होंने किया, तो अभी क्योंकि 5 नहीं हुए तो डिकॉइटी नहीं हो सकती, लेकिन अगर 5 होते, लेट्स से कि गाड़ी में आगे 2 बंदे बैठे हुए थे और 3 पीछे से उतरे, तो वो डिकॉइटी हो जाती है। अब 2 जो हैं उन्होंने कोई गन शंस पॉइंट नहीं की, वो सिर्फ गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, गेटवे कार कर रहे थे, तो वो कंजंक्टिवली चार्ज होते हैं और वो दे आर कंसिडर्ड टू बी एडिंग एंड अबेटिंग द रेस्ट ऑफ दैम। सो आपको एक बात बताता चलूँ, मैंने एक सर्टन पार्ट पे 324 गालिबन पढ़ते हुए, सेक्शन कौन सा था जी? 324 324 को पढ़ते वक्त मैंने आपको कहा था कि ये एक स्पेशल लॉ आपको नज़र आ रहा है पीनल कोड के अंदर, जहाँ पर अटेम्प्ट टू मर्डर को स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया है। अब यही बात क्या है कि आपके जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं, यानी अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी एंड अटेम्प्ट टू कमिट डिकॉइटी, इनके लिए अपने अपने सेक्शंस क्रिएटेड हैं। एक जर्नल सेक्शन है जो आपको एंड पे जाके पढ़ाऊंगा, आपको उसमें ऑल ओवर पीनल कोड जिस भी क्राइम को आप अटेम्प्ट करते हो वो उसमें कवर हो जाता है। लेकिन जहाँ पे ये मामलात आएंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर आ गया, उसके लिए 324 अलहदा से बना हुआ है। डिकॉइटी, रॉबरी और थेफ्ट के लिए, अटेम्प्टेड थेफ्ट के लिए अलहदा से अटेम्प्ट के सेक्शन पीनल कोड ने प्रोवाइड किए हैं, तो उनको भी एक नज़र देख लीजिएगा। वो इन्हीं सेक्शंस के पार्ट में है, 378 से लेके 391 तक। और अगर आप इसमें नोटिस कीजिए तो वापस मैं स्लाइड पे इसलिए आया हूँ बिकॉज आई वांटेड टू टॉक अबाउट द पनिशमेंट। तो आप चोरी कर रहे हो, 378 में डेफिनेशन थी, डिस्क्रीटली की, तो आपकी 379 में पनिशमेंट 3 साल। अगर आप एक्सटॉर्शन कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आप चिट भेज रहे हो, आप खुद इन प्रेजेंस नहीं आ रहे, आपने फियर जो ऑफ हर्ट इंड्यूस किया है, उस सूरत में 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। रॉबरी, अगर आप सामने आके उसको इंड्यूस कर रहे हो फियर एक्सटॉर्शन की फॉर्म में या थेफ्ट की फॉर्म में, तो वो रॉबरी में कन्वर्ट हो जाती है, पनिशमेंट अप टू 10 years।
एज पर सेक्शन 392। एंड लास्टली हमारे पास क्या आ जाता है, वी हैव डिकॉइटी, जिसकी पनिशमेंट 10 ईयर्स तक जा सकती है, अगेन 395 सेक्शन की बेसिस के ऊपर। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू फ्रॉड। अब फ्रॉड के अंदर भी दो डिविजन्स हैं, फ्रॉड, चीटिंग एंड फॉर्जरी, मैंने इसको लिखा है। अब आप तो नोटिस कर रहे हो कि सर आप 395 से सीधा जो है वो 405 पे आ गए हैं, और 405 से 489F तक आप जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिकॉज बीच में कुछ सेक्शंस हैं जो हम लोग कवर करेंगे। मैंने क्या किया है कि मुख्तलिफ जो प्रैक्टिकली इकट्ठे अप्लाई होते हैं सेक्शंस, उनको मैंने कंसोलिडेट कर दिया यहाँ पर। सेक्शन पीनल कोड तो एक बड़े ज़बरदस्त ऑर्डर में चल रहा है। मैंने क्या किया कि प्रैक्टिस की बेसिस के ऊपर, यानी जो अब आप एफआईआर देखेंगे, अगर आप फ्रॉड वगैरह की एफआईआर देखते हैं तो उसके अंदर आपको ये 406, 416, 417 और 420, 421, फिर इसी तरह 467, 471 ये सेक्शंस आपको नज़र आते हैं, 489F नज़र आता है। सो इस वजह से मैंने इन सेक्शंस को ज़रा इकट्ठा कर दिया। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सेक्शन 405। ये क्या चीज़ है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये है कि जब फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक चीज़ अमानत के तौर पर दी थी और आपने उस अमानत में क्या कर दी, ख़यानत कर दी, और मैंने जिस पर्पज़ के लिए दिए थे आपको पैसे, आपने वो नहीं इस्तेमाल किया, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 406 प्रोवाइड करता है। इट कैन बी अप टू 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इसी तरह चीटिंग जो है वो सेक्शन 415 में डिफाइंड है। पनिशमेंट जो है दैट कुड बी अप टू 1 ईयर, और उसकी पनिशमेंट सेक्शन 417 में है। लेकिन अगर आप एक सेक्शन देखें जो नॉर्मली और कॉमनली चार्ज होता है, बड़ा इनफेमस किस्म का सेक्शन है 420, सेक्शन 420, विच इज़ चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग टू डिलीवर प्रॉपर्टी। सो अगर आप किसी को डिफ्रॉड करते हैं और आप चीट करते हैं डिसऑनेस्टली, और आपका मकसद ये होता है कि आप किसी से प्रॉपर्टी को लें, यानी उसकी वैल्यूबल चीज़ को लें और आप उसको फिर अपने इस्तेमाल में लें हैं या उसको वापस ना करें, तो उसके लिए आपके पास 420 का सेक्शन है। इसी तरह फॉर्जरी, देखें जहाँ पे भी आप चीट कर रहे होंगे वहाँ पे आप कुछ ना कुछ फॉर्ज कर रहे होंगे। ये इसी वजह से है कि डॉक्यूमेंटेशंस और किसी भी तरह की फॉर्जरी को डील करने के लिए ये सेक्शन 463 की क्रिएटेड है। तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं, उसकी जेन्युइननेस ख़त्म करते हैं, तो उसको फॉर्जरी कहा जाता है। फॉर्जरी की पनिशमेंट जो है वो सेक्शन 465 में दी गई है, दैट कुड बी अप टू 2 ईयर्स। फॉर्जरी फॉर द वैल्यूएबल सिक्योरिटी ऑफ द विल 467, मैंने आपको बताया ये कॉमनली सेक्शन चार्ज होता है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट फेक करते हैं, कोई अग्रीमेंट फेक बनाते हैं इस पर्पज़ के लिए कि आपको कोई पैसे हैंड ओवर कर दे, तो वो 467 के ज़ुमरे में आ सकता है। फॉर्जरी फॉर पर्पज़ ऑफ चीटिंग 468 है, तो 467, 468 इकट्ठे अप्लाई होते हैं। 420 भी उसके साथ अप्लाई हो रहा होता है, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी अप्लाई हो सकता है, 406 भी अप्लाई हो जाता है। सो और यूजिंग एज अ जेन्युइन फॉर डॉक्यूमेंट, आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिटेंड करें कि फॉर एग्जांपल आपकी ज़मीन के कागज़ थे, वो आपने नकली ख़ुद बनाए हुए थे, और आपने उससे इंड्यूस किया किसी को कि यार ये एक्चुअल जेन्युइन है, और आपने उनसे पैसे ले लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, 471 का चार्ज भी अप्लाई होगा, बिकॉज यू आर यूजिंग फॉर्ज डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन, तो ये सेक्शन भी अप्लाई होता है। एक कॉमन सेक्शन है जो बहुत ज़्यादा हमें देखने को नज़र आता है, दैट इज़ डिसऑनरिंग ऑफ द चेक। सो पाकिस्तान पीनल कोड ने डिसऑनरिंग ऑफ द चेक को भी एक क्रिमिनल ऑफेंस रखा हुआ है, सेक्शन 489F है, और इसकी सज़ा 3 साल तक जा सकती है। ये सीरियस ऑफेंस बन जाता है बिकॉज सज़ा काफ़ी ज़्यादा है इसकी भी, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की भी। तो ये कंसोलिडेटेड, अगर आप कोई भी FIRs देख रहे होंगे फ्रॉड से रिलेटेड या चीटिंग या फॉर्जरी से रिलेटेड, तो आपको ये सेक्शंस नज़र आएंगे ख़ास तौर पर। उसके बाद हमारे पास क्रिमिनल डैमेज टू प्रॉपर्टी, वो भी 425 से 440 में कवर्ड है, क्योंकि आपने देखा कि 420 तक तो हो गया ना आपका फ्रॉड, 405, 415, 417, 420, तो और फॉर्जरी से पहले 2-3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस ही हैं लेकिन डिफरेंट नेचर के हैं। सो पहला हमारा क्या है, क्रिमिनल डैमेज टू प्रॉपर्टी, उसको हम लोग पाकिस्तान पीनल कोड में मिसचीफ कह रहे हैं। मिसचीफ क्या है, अगर आप 425 की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं आपको वहाँ से पता लग जाएगा, सिंपली क्रिमिनल डैमेज टू प्रॉपर्टी। मिसचीफ मीन्स हुएवर विद इंटेंट टू कॉज और knowing that he is likely to cause wrongful loss or damage to public or any person causes the destruction of any property or any such
change in any property or in situation thereof as destroys or diminishes its value or utility or affects it injuriously commits mischief. So कोई भी बंदा अगर किसी प्रॉपर्टी की यूजफुलनेस को रेंडर कर देता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, डैमेज करता है, तो दैट इज़ व्हाट वी क्लासीफाई एज मिसचीफ अंडर सेक्शन 425. 426 उसकी punishment lay out करता है. Punishment for mischief is normally 3 months or fine. However, if mischief is has damaged the property which has worth above 50 rupees, then the sentence or the punishment can be up to 2 years of imprisonment. So अगर आपकी मोस्टली चीज़ें 50 रुपये से ज़्यादा ही होती हैं अब, लेकिन अगर आपकी कोई भी कीमती चीज़ है, तो अगर आप मिसचीफ की तरफ जा रहे हैं यानी क्रिमिनल डैमेज टू प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे हैं, तो 427 बेसिक लॉ है उसके लिए. अब बहुत से जो इसके फर्दर आगे लॉज हैं मिसचीफ से रिलेटेड हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको मैं कवर कर लेता हूँ. सो अगर आप एनिमल्स को हर्ट कर रहे हैं जिनकी कीमत 10 रुपये से ज़्यादा है, 2 साल की सज़ा हो सकती है, यानी डैमेज कर रहे हैं क्रिमिनल डैमेज टू प्रॉपर्टी में. इसी तरह मिसचीफ ऑफ किलिंग ऑफ कैटल वगैरह है, वैल्यू और एनी वैल्यू ऑफ एनिमल और वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़, तो 5 साल तक सज़ा हो सकती है. सो फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी ने मवेशी वगैरह रखे हुए थे, कैटल रखी हुई थी, बफलोज वगैरह थी, तो उनको अगर कोई मारता है तो उस सूरत में 5 साल तक सज़ा हो सकती है. सेक्शन 430 to 434 डील्स विद पब्लिक प्रॉपर्टीज़ लाइक हाईवेज, कनाल्स, ड्रेनेज सिस्टम्स एंड सो फोर्थ. सो अगर आप उसको डैमेज करते हो तो वो भी मिसचीफ के अंदर आता है और ऑफेंस उसके ऊपर भी क्रिएटेड है. सेक्शन 435 एंड 436 डील्स विद आर्सन. सो अगर आप एक्सप्लोजिव मटेरियल या फायर की बेसिस पे किसी चीज़ को डैमेज करते हैं, आर्सन कहते हैं आग लगाने को. सो अगर आग लगाई जाती है उस बेसिस के ऊपर, तो वो भी एक एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ क्रिमिनल डैमेज टू प्रॉपर्टी है, जिसको हम मिसचीफ के ही पार्ट के अंदर कवर करते हैं अंडर सेक्शन 435 एंड 436. इसी तरह इससे आगे अगर हम चले जाएं, 436 से ऑनवर्ड चले जाएं, तो हमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया नज़र आता है क्रिमिनल ट्रेसपास का. सो ट्रेसपास जो है वो इसमें क्या होता है कि आप बगैर इजाज़त के किसी की प्रॉपर्टी पे अगर जाते हो, तो दैट इन लॉ इज़ नोन एज ट्रेसपास. क्रिमिनल कब हो जाएगा, उसकी डेफिनेशन 441 में दी है. वो कहता है क्रिमिनल ट्रेसपास whoever enters into or upon property in the possession of another with intent to commit an offense or to intimidate, insult or annoy any person in possession of such property, or having lawfully entered into or upon the property unlawfully remains there with intent thereby to intimidate, insult or annoy any such persons or with intent to commit an offense is said to commit क्रिमिनल ट्रेसपास. सो अगर आप किसी भी बिल्डिंग में या प्रॉपर्टी में या प्लॉट में, जगह में, किसी की फसल में, किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप बगैर इजाज़त के एंटर होते हो, इस मकसद के लिए कि आप उसको अनॉय कर सको, इंसल्ट कर सको, या उसको डरा धमका सको, इंटिमिडेट कर सको, या फिर कोई जुर्म और कर सको, यानी कोई चोरी करो वगैरह वगैरह, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेसपास. नॉर्मली अगर आप चार्जेस देखते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास के, वो क्या लगता है, अगर आप FIRs देखें तो 447 का चार्ज नॉर्मली लग रहा होता है. मसलन फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आपकी प्लॉट के ऊपर ट्रेसपास कर रहा था, उसको इजाज़त नहीं थी, तो 447 की FIR होती है. 442 एंड 445 आर बेसिकली फॉर हाउस ट्रेसपास. दिस इज़ फॉर हाउस ब्रेकिंग, यानी आप घर की दीवार फलांग के, यानी कोई दरवाज़ा खिड़की तोड़ के आए हैं. और ट्रेसपास हाउस का क्या है कि आप घर की चार दीवारी के अंदर आए हैं, सो उसके ऊपर अलहदा से है. और 449 टू 452 सीरियस ऑफेंसेस हैं. ये ऑफेंस ऑफ बर्गलरी कहलाता है. बर्गलरी क्या है, अब मैंने यहाँ पर बर्गलरी का वर्ड यूज़ किया है, स्टैचू डजंट यूज़ दैट वर्ड. द रीज़न इज़ कि बर्गलरी के अंदर आप एक बिल्डिंग या पार्ट ऑफ बिल्डिंग या किसी जगह पर दाखिल होते हैं, किसी की प्राइवेट स्पेस में, और वहाँ पर आप कोई जुर्म करते हैं. तो यानी आप किसी को हार्म कॉज करते हैं या चोरी करते हैं या फिर जो है कोई चीज़ तोड़ फोड़ करते हैं, तो उस सूरत में वो आपके लिए स्पेसिफिक ऑफेंसेस मौजूद हैं. 449 टू 452 दैट स्लाइटली सीरियस ऑफेंसेस, उनकी सज़ाएं ज़्यादा हैं. कुछ लेस रेलिवेंट चैप्टर्स हैं, कुछ प्रोविजंस हैं इसी के दरमियान, यानी 462A से लेके F तक ये ऑफेंसेस हैं रिलेटिंग टू ऑयल एंड गैस. यानी
अगर आप कोई ऑयल पाइपलाइंस हैं उनको डैमेज कर रहे हैं या गैस के मीटर को टेम्पर कर रहे हैं, उसको छेड़ रहे हैं, गैस की पाइपलाइंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ये ऑफेंसेस हैं। ये डेली मरा की ज़िंदगी में तो आपको आमतौर पर अप्लाई नहीं होते नज़र आते। हाँ, ऑफेंसेस अगेंस्ट इलेक्ट्रिसिटी, ख़ास तौर पे बिजली चोरी के ऊपर आजकल बड़ी बात हो रही है, तो उसके लिए भी आपके पीनल कोड ने सेक्शंस बनाए हुए हैं। यानी बिजली के मीटर को ऑल्टर करना, तारों के ऊपर कुंडा वगैरह डालना, फॉर्ज मीटर लगाना, ये सारे इसके अंदर 462G से लेके 462P तक हैं। सो ये 462 के ही अंदर कवर्ड है। और इसी तरह प्रोविजंस रिलेटिंग टू ट्रेडमार्क एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो बेसिकली पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर ट्रेडमार्क को क्रिमिनल लाइबिलिटी से रिलेटेड रखा गया है। यानी अगर आप किसी का फेक या फ्रॉडुलेंट तौर पर ट्रेडमार्क यूज़ करते हैं तो उस सूरत में ये सेक्शंस 478 टू 489 की एप्लीकेशन हो सकती है। ट्रेडमार्क, पैटेंट और कॉपीराइट लॉ के अंदर एक काइंड है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको प्रॉपरली रजिस्टर किया होता है। वी आर नॉट कंसर्न विद पैटेंट्स हेयर, वी आर नॉट कंसर्न विद कॉपीराइट्स हेयर, वी आर ओनली कंसर्न विद ट्रेडमार्क्स पर्टिकुलरली in the penal code. Of course, that specific law, the intellectual property ऑर्गेनाइजेशन हैज़ क्रिएटेड, उनके लिए अपनी लेजिस्लेशन है, उसके ऊपर कभी बाद में डिस्कशन करेंगे कि वो आईपी लॉज क्या हैं पाकिस्तान में। लेकिन वो उसकी इन्फोर्समेंट वहाँ पर करवाई जाती है। यहाँ पर सिर्फ अगर पैटेंट की, सॉरी माय अपॉलजीज, पैटेंट कह दिया, अगर कोई ट्रेडमार्क की वायलेशन होती है तो उससे रिलेटेड सेक्शन जो हैं 478 से लेके 489 तक हैं। इसी तरह अगर लॉज रिलेटिंग टू मैरिज एंड वुमेन के ऊपर आ जाए, अब ये कुछ स्पेसिफिक लॉज हैं जो ख़वातीन से रिलेटेड हैं, तो इनको मैंने अगेन क्लब कर दिया, आपस में मैंने इनको जोड़ दिया है। चैप्टर 20 है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, 493 से लेके 498 तक इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जिसमें 494 मैरिंग अगेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ हस्बैंड और अ वाइफ, सेम ऑफेंस विद कंसीलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम अ पर्सन विद हुम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड। सिमिलरली 496 है मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट अ लॉफुल मैरिज। तो ये फ्रॉडुलेंट शादी, ये भी बड़ा एक इनफेमस केस, इद्दत वाला जो केस था 494 496 उसकी अंदर एप्लीकेशन के अंदर। खैर वो क्योंकि अभी मैटर सब्जुडिस है और अभी अपील में तो खैर डिसमिस हो गया है, और हो सकता है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर फर्दर हाई कोर्ट में अपील फाइल करें या जो भी करें। बहरहाल ये वो सेक्शंस हैं जिनका इस्तेमाल किया गया था, जिनका यूज़ किया गया था एज़ पर द कोर्ट रॉन्गली। एज़ फर एज सेक्शन 496B, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जी, फॉर्निकेशन। फॉर्निकेशन कहते हैं इंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी और इंटरकोर्स व्हेन यू आर नॉट मैरिड टू दैट पर्सन। लॉफुली मैरिड नहीं है, दोनों पार्टीज़ में से कोई एक पार्टी अनलॉफुल, मतलब बेसिकली अनमैरिड थी, तो दैट इज़ कॉल्ड फॉर्निकेशन। अब मैंने आपको पहले बताया था कि अंडर द हदूद ऑर्डिनेंस देर वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ जिना, एंड जिना के अंदर दो टाइप्स आती हैं। अडल्ट्री आती है जहाँ पर आप एक मैरिज में होते हैं और उसके बावजूद आप किसी अनलॉफुल इलिसिट सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज करें। फोर्निकेशन इसी तरह उसकी दूसरी टाइप है, लेकिन दैट इज़ फॉर अनमैरिड पीपल। सो क्योंकि इस्लाम ने इसको बहुत ज़्यादा कंडेम किया हुआ है, तो पाकिस्तान पीनल कोड ने भी इस चीज़ को एज अ क्रिमिनल ऑफेंस रिटेन किया हुआ है। सो 396B है फॉर्निकेशन, इट कैन हैव अ सेंटेंस ऑफ अप टू 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सिमिलरली अगर आप किसी को फॉल्सली एक्यूज़ करते हैं, यानी आपने कहा कि जी फलां बंदा फॉर्निकेशन कर रहा था, यानी वो इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज था, तो वो गलत बात थी, मतलब उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, तो 496C कदफ, जिसको हम कहते हैं तोहमत लगाना, वो भी आपके पीनल कोड के अंदर रिटेन किया गया है। फिर उससे आगे अगर हम चले जाएं, लॉ रिलेटिंग टू वुमेन है, 498A है प्रोहिबिशन ऑफ डिप्राइविंग वुमेन फॉर इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी। 498B है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड मैरिजेस, यानी अगर आप ज़बरदस्ती की शादी करवा रहे हैं 3 साल की सज़ा हो सकती है। प्रोहिबिशन ऑफ मैरिज विद होली कुरान 498C है। जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट्स हैं वो लोकल आपके जो नेशनल प्रोविंशियल लेजिस्लेशंस हैं उसके अंदर मौजूद हैं। सिंध ने अलहदा किया हुआ है, पंजाब ने अलहदा बनाया हुआ है। सो वो यहाँ पर चाइल्ड मैरिज का जिक्र नहीं हो रहा है, यहाँ फोर्स्ड मैरिज का जिक्र ज़रूर हो रहा है। कुरान के साथ एक प्रैक्टिस है कुछ एरियाज़ में जो शादी करा दी जाती थी, बड़ी ही एनाक्रोनिस्टिक सी प्रैक्टिस थी और गलत प्रैक्टिस थी, तो इसको वजह से इसको क्रिमिनलाइज़ किया गया है अंडर 498C। इसी के बाद हमारे पास एक और सेक्शन आ जाता है जो मैंने यहाँ पर आगे से इनहेरिट करके लाया हूँ,
509 इंसल्टिंग मॉडेस्टी और कॉजिंग सेक्सुअल हरासमेंट, ये लेटेस्ट एक अमेंडमेंट में आया हुआ है। तो ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त ऑफेंस क्रिएट हुआ है कि अगर आप किसी को हरास करते हैं सेक्सुअली, यानी अगर आपका कोई एम्प्लॉई है या आपने किसी, तो उसको अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं या किसी की मॉडेस्टी को इंसल्ट करते हैं, तो उसके लिए 509 की प्रोविज़न भी मौजूद है पाकिस्तान पीनल कोड में। इसके साथ मैंने आपको 354, वो याद रखिएगा, वो एक सेक्शन था, वो वुमेन के साथ यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। तो वो क्या सेक्शन था? सेक्शन 3, सॉरी इसको ज़रा फिक्स करके लिख देते हैं, 354A। ये सेक्शन जो था, ये वो वाला सेक्शन था जहाँ पर आप किसी खातून की मतलब बेहुरमती कर रहे हैं, आप उसको बरहना करके पब्लिकली उसको शेम कर रहे हैं। उस सूरत में 354A की प्रोविज़न मौजूद है, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ सेंटेंस तक भी जिसमें हो सकती है। सो बड़ी सीरियस ऑफेंस है। आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास क्या है, लास्ट ये हमारे पास ऑफेंसेस हैं, और यहाँ पर हमारा तकरीबन स्टैचूट भी ख़त्म हो जाता है 511 सेक्शन के ऊपर। सो इनको क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन आता है दैट इज़ क्रिमिनल डेफेमेशन 499, जिसकी सेंटेंस 500 के अंदर है। डेफेमेशन कहते हैं किसी को किसी के ऊपर किसी को बेइज्जत करना पब्लिक के अंदर, किसी की इंसल्ट करना, किसी को डिफेम करना। डिफेम, डेफेमेशन उधर से लफ्ज़ निकला है। सो डेफेमेशन सिविल रॉन्ग भी है और क्रिमिनल रॉन्ग भी है। तो सिविल के लिए उसका पूरा एक ऑर्डिनेंस मौजूद है, डेफेमेशन ऑर्डिनेंस का, लेकिन एज फार एज क्रिमिनल लाइबिलिटी इज कंसर्न, सेक्शन 499 of the Pakistan Penal Code deals with this, and it says whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or visible representation makes publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said except in cases hereafter expected to defame that person. So कुछ exceptions दिए हैं कि वो उस सूरत में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टेलिंग द ट्रूथ दैट इज़ नॉट डेफेमेशन। लाइबर स्टैंडर्ड का पूरा कानून ही ये कहता है। सो वो कहते हैं कि अगर आप किसी भी तरह से किसी बंदे की रेपुटेशन को डैमेज डिस्ट्रॉय करते हो या उसको हार्म करने की कोशिश करते हो, पर्पसिवली करते हो, तो उस सूरत में आपकी क्रिमिनल डेफेमेशन हो सकती है, चार्ज लगाया जा सकता है, और उसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 500 कितनी बता रहा है? 2 ईयर्स की बता रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास क्रिमिनल इंटिमिडेशन आ जाती है, धमकियां लगाना, इंटिमिडेट करना। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, whoever threatens another। अच्छा, आपने एक कॉमन चार्ज देखा होगा FIR के अंदर 506, और बिकॉज क्यों क्रिमिनल इंटिमिडेशन की जो पनिशमेंट है वो आपको 506 में नज़र आती है। सो 506 क्या है? पहले उसकी 503 की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। whoever threatens another with any injury to his person's reputation or property, or to that person or reputation to anyone in whom that person is interested, with intent to cause alarm or to that person, or to cause that person to do any act which he is not legally bound to do, or omit to do any act which the person is legally entitled to do as means of avoiding an execution of such threat, commits criminal intimidation. In simple words, it simply means to threaten someone. अब थ्रेट भी फर्दर दो टाइप्स की है। जो सिंपल क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, यानी आपने किसी को तंग किया, उसकी रेपुटेशन के ऊपर बात की, या आपने उसको बार बार थ्रेटन किया, अगर वो सिंपल फॉर्म के अंदर हो रही है तो इट कैन लीड लाइबिलिटी टू 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। हाउएवर इफ द थ्रेट इज ऑफ डेथ और कॉज ग्रीवियस हार्म, तो या ग्रीवियस हर्ट, देन इट कुड बी अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो वही चीज़ 506(2) जो है वो सीरियस हो जाता है। सो अगर आपने किसी को जान से मारने की धमकी लगाई या कहा कि मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से मार दूंगा, तो उस सूरत में क्या आ जाता है? 506 आ जाता है, 506(2) जो कि 5-7 साल तक की सजा रखता है। लास्ट सेक्शन हमारा क्या है जी इस पीनल कोड का? वो है अटेम्प्ट्स। और अटेम्प्ट्स क्या है? अटेम्प्ट्स आपके पास 511 है। मैंने आपको एक बात थ्रू आउट जब हम ये सीरीज़ कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया है कि क्रिमिनल अटेम्प्ट्स जो हैं वो आपकी कब अप्लाई होती हैं? आपको बहुत सी जगहों पर स्पेसिफिकली सेक्शंस नज़र आएंगे। 324 आपको नज़र आएगा,
फिर आपको जो रॉबरी और डिकॉइटी और थेफ्ट से रिलेटेड अटेम्प्ट्स के सेक्शंस नज़र आएंगे। वहाँ पे तो स्पेसिफिकली अटेम्प्ट्स को कवर किया गया, बट व्हाट इफ़ अ पर्सन प्लान समथिंग and is trying to execute but is unable to complete that commission of the offense, तो वहाँ पे फिर क्या होता है? वहाँ पर हमारे पास एक जर्नल प्रोविजन है 511 सेक्शन के अंदर, which is the punishment for attempting to commit an offense punishable with imprisonment for life or for shorter term. Whoever attempts to commit an offense punishable by this code with imprisonment for life or imprisonment or to cause such an offense to be committed and in such attempt does and acts towards the commission of the offense. Yani aapne more than preparatory steps, that's what the English law uses the word, when you are taking more than preparatory step where no express provision. अच्छा, ये no express provision का क्या मतलब है कि जहाँ पर express provision थी वहाँ तो 324 लगेगा, लेकिन जहाँ पर लेट्स से आपके पास अटेम्प्टेड कौन से सेक्शन का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि रॉबरी और वो तो फ्रॉड वगैरह सॉरी थेफ्ट वगैरह का तो है, लेकिन लेट्स से कि आपने डॉक्यूमेंट फॉर्ज करने की कोशिश की बट यू आर अनएबल टू कंप्लीट दैट, आप उसको पूरा नहीं कर पाए, तो वहाँ पर क्या होगा? 511 लगेगा। क्यों लगेगा? बिकॉज यहाँ पर आपके पास कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है फॉर्जरी के लिए रिलेटेड, यानी अटेम्प्टेड फॉर्जरी की कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है पीनल कोड में, इसलिए आपके पास 511 की पावर मौजूद है। वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस कोड फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अटेम्प्ट टू बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर any description provided for that offense for a term which may extend to 1/2 of the longest term of imprisonment. So 1/2 यानी आधा हो जाएगा उसकी जो मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर 7 साल सजा है तो उसकी आधा हो जाएगा, और सच अ फाइन एज इज़ प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस और विद बोथ। सो दोनों भी हो सकते हैं, फाइन भी हो सकता है और हाफ ऑफ द टोटल मैक्सिमम सेंटेंस जो कि उसने प्रोवाइड किया है। सो ये आपका अटेम्प्ट्स का लॉ है, यानी सिंपली अटेम्प्ट को उसने हाफ कर दिया। एक बात जहन में रखिएगा, कंफ्यूज कर देते हैं लोग आपस में दो चीज़ों को। वो क्या चीज़ें हैं? दे कंफ्यूज द आइडिया ऑफ अबेटिंग, प्रिक्योरिंग, कंस्पायरिंग, एडिंग, इनकरेजिंग, और उसको अटेम्प्ट के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। अटेम्प्ट्स का लॉ कंप्लीटली डिफरेंट लॉ है, एडिंग और अबेटिंग का लॉ कंप्लीटली डिफरेंट है। एडिंग और अबेटिंग क्या था? 107 107, और जिसकी पनिशमेंट क्या थी? 109 के अंदर। यानी कोई भी बंदा जो मदद करता है, एड करता है, इनकरेज करता है, इंसाइट करता है ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, तो उसकी सज़ा वही होती है जो प्रिंसिपल की सज़ा होती है, राइट? कंस्पिरेसी का लॉ 120 के अंदर अलहदा लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कोई बंदा उस जुर्म को करने की कोशिश कर रहा है, उसने स्टेप्स लिए हैं बट उसने कंप्लीट नहीं किया, अभी वो स्टेप्स लेते ही पकड़ा गया है। उस सूरत में क्या होगा? उसकी सज़ा आधी हो जाएगी 511 के मुताबिक, जहाँ पर एक्सप्रेस प्रोविजन मौजूद नहीं है। जहाँ पर एक्सप्रेस प्रोविजन मौजूद है, जिस तरह 324 है, तो वहाँ पर उसकी 324 की जो सेंटेंस है वही अप्लाई होगी। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर डिस्कशन विद रिगार्ड्स टू द पाकिस्तान पीनल कोड। हमने इस लेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ताकि आप लोग ईजीली इसको समझ सकें। तमाम जो पाकिस्तानी एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लोग जो गैट और सी लॉ को प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस तीनों पार्ट्स को ज़रूर सुने, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पीनल कोड में से आता है तो आप उसको एड्रेस कर सकें। फर्दर मोर, आपको अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है जिसमें ये पाकिस्तान पीनल कोड आ रहा है, इट कुड बी CSS एज़ वेल, आई डोंट नो कि उसमें ये आता है कि नहीं आता, बहरहाल किसी भी एग्ज़ाम यानी प्रोफेशनल एग्ज़ाम के अंदर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो पाकिस्तान पीनल कोड को, तो दिस लेक्चर कैन बी रियली हेल्पफुल टू यू। आई होप कि आपको कोई ये कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। इसके साथ अब जो अगला लेक्चर सीरीज़ आनी है दैट इज़ गोइंग टू बी CRPC। उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी अच्छा एक माइंड मैप क्रिएट किया हुआ है। दैट माइंड मैप विल एक्सप्लेन यू द इंटायर प्रोसीजर विद इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, किस तरह से एक ट्रायल स्टार्ट होता है, ट्रायल से पहले प्री ट्रायल स्टेजेस क्या आती हैं, और उसके बाद फिर आगे क्या क्या मामला चलते हैं ट्रायल के दौरान और ट्रायल के बाद। तो ये तो अभी सब्सटैंटिव लॉ हमारा ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको इसमें से कुछ लर्निंग के लिए मिला है। इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो एंड द अदर वीडियोज़ दैट आई हैव प्रीवियसली पोस्टेड with regards to the penal code, please make sure to subscribe to this channel, share it with your friends. Thank you very much, guys.